SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर हमेशा अपना खास फजल व करम रखे। आज की क्लास में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ऑडिबल? यस। हाँ जी, तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव एरर्स को हमने कवर किया था, रिफ्रैक्टिव एरर्स की टाइप्स पढ़ी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है एटियोलॉजी ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर डिजीज हैं जिनकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। नंबर 1 है हमारे पास एल्बिनिज्म। व्हाट इज एल्बिनिज्म, साइंस एंड सिम्टम्स एंड इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। एल्बिनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एक्रोमिया, एक्रोमिया भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ए लिखेंगे फिर पॉज देंगे और फिर क्रोमिया लिखेंगे, एक्रोमिया इकट्ठा ही लिखा जाएगा। तो इसको एक्रोमिया भी कहा जाता है। रिसेसिव जेनेटिक कंडीशन, एल्बिनिज्म क्या है? रिसेसिव जेनेटिक कंडीशन है, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो पेरेंट से रिसीव करता है। देन इसमें डोमिनेंट जीन्स की वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, इस वजह से हम इन शॉर्ट इसको देखते हैं, सिर्फ साइंस और सिम्टम्स को ही देखना है। पार्शियल टोटल पिगमेंट, हमारे बॉडी में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, वो पार्शियल या टोटल एब्सेंस होता है, या तो टोटली एब्सेंस होगा या फिर पार्शियल थोड़ा बहुत एब्सेंस होगा। जो कि हमारी मेलानिन क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारी आईज को, हमारे हेयर्स को कलर देता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन की वजह से एल्बिनिज्म में मुब्तला हो जाता है पेशेंट। देन हमारे पास है मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी होती है, मतलब कम होती है, जिसकी वजह से ये होता है, एल्बिनिज्म हो जाता है। पेशेंट हैज़ पेल पिंक स्किन, पेशेंट की जो स्किन होती है वो पेल पिंक होती है, हल्की गुलाबी रंगत की होती है। पेल पिंक मीन हल्की गुलाबी रंगत। ब्लंट वाइट हेयर्स, ब्लंट मीन सुनहरे सफ़ेद बाल, इनके हेयर्स जो हैं वो सुनहरे सफ़ेद होते हैं। वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जब ब्राइट लाइट होती है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो उसमें पेशेंट को लाइट सेंसिटिविटी होती है, यानी उसकी लाइट जो आईज हैं उसको लाइट चुभ रही होती है। तो जो मेलानिन है वो हमारी आईज को कलर देता है, जबकि मेलानिन की डेफिशिएंसी होगी, मेलानिन होगा ही नहीं, तो हमारी आईज जो हैं वो लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मेलानिन की वजह से, क्योंकि ये जो हमारा आई पार्ट है कोराइड, वो हमारी लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। इस वजह से अगर मेलानिन नहीं होगा तो कोराइड भी कलरलेस हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट एल्बिनिज्म का शिकार होते हैं। ऑप्टिक नर्व एबनॉर्मल डेवलप्ड होती है, मीन्स के या तो थोड़ी बहुत डेवलप होगी या फिर हाफ या मुकम्मल तौर पे ऑप्टिक नर्व डेवलप नहीं होती। नियर साइटेड, लीगली ब्लाइंड इनको कहा जाता है। इसके अलावा मॉडरेट टू स्वेयर या माइल्ड टू मॉडरेट, इसमें यह फॉल करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो इनकी स्किन को इफेक्ट करती हैं, इनको स्किन कैंसर भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म की टाइप्स को क्या हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्बिनिज्म, ओकुलर एल्बिनिज्म, ओकुलोकुटेनियस एल्बिनिज्म। जो ओकुलोकुटेनियस एल्बिनिज्म है इसमें पेशेंट में मेलानिन होता ही नहीं है, उसके आईज, उसके हेयर्स बिल्कुल वाइट होते हैं। और जो हमारे पास फर्स्ट टाइप थी ओकुलर एल्बिनिज्म, इसमें पेशेंट में कुछ मेलानिन प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास है सेकंड कैटरैक्ट। व्हाट इज कैटरैक्ट? अच्छा, इसमें एल्बिनिज्म में क्या होता है कि पेशेंट को कलर ग्लासेस रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, ये मैनेजेबल डिजीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देन हमारे पास है कैटरैक्ट, क्लाउडिंग ऑफ द लेंस
क्लाउडिंग हो जाता है, धुंधला हो जाता है। अच्छा, ये क्लाउडिंग क्यों होता है? क्योंकि लेंस हमारा प्रोटीन से बना हुआ है। कैटरैक्ट में क्या होता है कि प्रोटीन, हमारा लेंस प्रोटीन से बना होता है, हमारा लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें लेंस हमारा इफेक्ट हो जाता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस क्लाउडी हो जाता है। कॉजेज वाइट स्पॉट इन प्यूपल, प्यूपल के ऊपर वाइट स्पॉट हो जाते हैं कैटरैक्ट की वजह से। लेंस ब्लॉक लाइट, लेंस लाइट को ब्लॉक कर देता है, रीचिंग रेटिनल रिसेप्टर्स, रेटिनल रिसेप्टर्स जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वहां तक पहुंचने नहीं देता, लेंस लाइट को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो वो उनकी वजह से लाइट ब्लॉक हो जाती है। इसमें अनक्लियर विजन होती है, पेशेंट को ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, पुअर कलर विजन होती है, ठीक है, कलर विजन मतलब कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पेशेंट। देन है dim light should be used if cataract is located in the center of lens, लेंस के सेंटर में अगर कैटरैक्ट है तो पेशेंट को डिम लाइट यूज करनी चाहिए। ब्राइटर लाइट शुड बी यूज्ड इफ कैटरैक्ट इज लोकेटेड इन पेरिफेरल, अगर पेरिफेरल पे है तो ब्राइट लाइट यूज करनी चाहिए पेशेंट को। सर्जरी कैन बी यूज्ड टू रिमूव क्लाउडी लेंस, क्लाउडी लेंस को रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाती है। इसके अलावा लेजर सर्जरी आजकल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिप्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल लेंस, या फिर उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस रिप्लेस करके यूज लगा दिया जाता है। टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट, कैटरैक्ट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? पीडियाट्रिक कैटरैक्ट फर्स्ट नंबर पे है, पीडियाट्रिक कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें ये कॉन्जेनिटल भी होता है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इसके चंद कॉज देखनी है। ये कॉन्जेनिटल होता है, इसके अलावा इसमें ये सून आफ्टर भी हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में क्या कि पेशेंट को अगर डायबिटी है तो डायबिटी पेशेंट को कैटरैक्ट हो सकता है, उसका लेंस इफेक्ट हो सकता है। किसकी वजह से? डायबिटी की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस में भी अगर मेडिसिन की वजह से मेडिसिन लेंस को इफेक्ट कर देती हैं तो इसमें भी कैटरैक्ट हो सकता है। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट सेकंड टाइप है, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट क्या होता है? इसमें इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी चोट लगने की वजह से ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हो सकता है। जब हमारी आई पे कोई जोर से चीज हिट करती है तो लेंस इफेक्ट हो सकता है। नंबर 3 है सेकेंडरी कैटरैक्ट, आउटर प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट लेयर इफेक्ट हो जाती है इस पे सेकेंडरी कैटरैक्ट में। अब सेकेंडरी कैटरैक्ट की 3 टाइप्स हैं। न्यूक्लियर सेकेंडरी कैटरैक्ट, न्यूक्लियस सेक्लेरेटिक कैटरैक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस सेक्लेरेटिक हमारा जो लेंस है ये कैप्सूल टाइप में होता है, तो इसका जो बिल्कुल इनर पार्ट होगा लेंस का, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, ये वहां पर प्रोटीन कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सिक्लेरेटिक कैटरैक्ट पेशेंट को हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्टिकल कैटरैक्ट। कॉर्टिकल कैटरैक्ट क्या होता है? जो हमारा सेंटर एरिया है लेंस का, उसके बिल्कुल अराउंड साइड्स पर, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, तो वहां पर प्रोटीन कलेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता है। पोस्ट सब कैप्सूल कैटरैक्ट, पोस्ट ये हमारे लेंस की बिल्कुल पोस्ट यानी पोस्टीरियर साइड पे, इनर साइड पे, रेटिना वाली साइड पे, लेकिन जो हमारा होता है विट्रस ह्यूमर उससे पहले, ये वहां से क्लाउडी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोमा। व्हाट इज ग्लूकोमा एंड ग्लूकोमा के साइंस और सिम्टम्स। हमारी आई में जो हमारा एक्वस ह्यूमर था, अगर वो ड्रेन ना हो तो उसकी वजह से पेशेंट ग्लूकोमा का शिकार हो जाता है। सिलरी बॉडीज जो हैं वो एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं और वो पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है थ्रू, और पोस्टीरियर चैम्बर जब फिल हो जाती है देन फिर थ्रू द प्यूपल एंटीरियर चैम्बर में आता है, और श्लेम कैनाल में ट्रेबिकुलर मैशवर्क होते हैं जो एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करते हैं। कहाँ पे? लिम्बस में। लेकिन जब श्लेम कैनाल में जो हमारा ड्रेनेज पॉइंट है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क, वो ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट ग्लूकोमा में मुब्तला हो सकता है या हो जाता है। तो इसमें क्या है? नंबर 1 इंक्रीज प्रेशर ऑफ आई, डैमेज ऑप्टिक नर्व। हमारी आई का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ऑप्टिक नर्व जिसकी वजह से डैमेज हो जाती है।
एक्वस ह्यूमर क्या करता है, हमारी आई के प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो जब एक्वस ह्यूमर ड्रेन ही नहीं होगा तो हमारी आई का प्रेशर इंक्रीज तो हो जाएगा। बिल्डअप ऑफ फ्लूइड एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर का जो फ्लूइड है ये बिल्डअप होता रहता है, न्यू तामीर होता रहता है, लेकिन इसे ड्रेन होने का रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि ड्रेनेज पॉइंट ब्लॉक हो चुके हैं। इंक्रीजेस प्रेशर इन आई, हमारी आई का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन यानी साइड विजन हमारी लॉस हो जाती है। इंक्रीज सेंसिटिविटी लाइट, लाइट सेंसिटिविटी भी इसमें बढ़ जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल, पेशेंट का जो आई बॉल है वो इनलार्ज हो जाता है, पेशेंट का आई बॉल अकड़ जाता है, उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है। इसको कहते हैं ऑकुलर स्पोर्ट प्रॉब्लम, ऑकुलर स्पोर्ट प्रॉब्लम। अगर ऑकुलर स्पोर्ट प्रॉब्लम आ गया, ऑकुलर स्पोर्ट प्रॉब्लम मीन क्या होता है कि आंख का घूमना बंद हो जाता है, आंख घूमती ही नहीं है, लेफ्ट राइट अप डाउन मूव ही नहीं करती है। रेड आइज होती हैं इसमें। पेन इन आइज, इसमें पेशेंट के आइज में इतना शदीद पेन होता है, समटाइम इतना शदीद पेन होता है हेड में, आइज में रेडिश आइज हो जाती हैं, इट्स मीन के सक्लेरा रेडिश दिखाई देता है। तो पेशेंट को समटाइम वॉमिट भी हो जाती है। रिजल्ट्स ड्यू टू डैमेज ऑप्टिक नर्व, इसका क्या रिजल्ट निकलता है एट द एंड, क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व मॉइस्ट ही नहीं रहेगी, एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं होगा, ऑप्टिक नर्व मॉइस्ट नहीं रहेगी, ड्राई हो जाएगी, तो क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। इसको हम स्नीक थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं। स्नीक थीफ, ये पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको ग्लूकोमा हो चुका है या वो ग्लूकोमा में मुब्तला हो चुका है, ग्लूकोमा का शिकार हो चुका है, उसे पता ही नहीं चलता, इसलिए इसको स्नीक थीफ कहते हैं। चोरी से चुपके से पेशेंट की विजन पे इफेक्ट हो जाता है। देन इसकी 2 टाइप्स हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, माइल्ड इन नेचर, ये बिल्कुल माइल्ड लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क हैं वो कुछ ब्लॉक हुए होते हैं, कुछ उनमें थोड़ी सी स्पेस होती है एक्वस ह्यूमर के ड्रेन होने की। नंबर 2 है इसमें फ्लूइड एक्वस ह्यूमर इज ड्रेन्ड स्लोली पार्शली, थोड़ा थोड़ा करके वो ड्रेन हो रहा होता है। एट ड्रेनेज टिश्यू ट्रेबिकुलर मैशवर्क, जो हमारे ड्रेनेज टिश्यूज हैं ट्रेबिकुलर मैशवर्क, वहां से ये स्लोली थोड़ा थोड़ा करके ड्रेन हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके। जितनी मिकदार में ड्रेन होना चाहिए उतनी मिकदार में ड्रेन नहीं होता, ये उससे कम हो रहा होता है। ड्रेनेज पॉइंट ट्रेबिकुलर मैशवर्क इज ओपन बट नैरो, वो तंग हो जाते हैं, दैट स्लोज द ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड। आहिस्ता आहिस्ता करके कोई बात है जो ऊपर वाले पॉइंट। ओपन एंगल ग्लूकोमा इज कॉल्ड क्रॉनिक ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा को हम क्रॉनिक ग्लूकोमा भी कहते हैं, ये इसका सेकंड नेम है। जैसे हमने उस एल्बिनिज्म का सेकंड नेम क्या पढ़ा था, एक्रोमिया, तो इसका सेकंड नेम क्या है, क्रॉनिक ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा या क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी इसको कहते हैं। स्वीयर इन नेचर, ये बहुत ज्यादा स्वीयर होता है, जैसे हमने माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से स्वेयर, तो ये स्वेयर में फॉल करता है, स्वेयर लेवल में फॉल करता है। फ्लूइड एक्वस ह्यूमर इज नॉट ड्रेन्ड, ये बिल्कुल ड्रेन होता ही नहीं है, इसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं टिश्यूज। ब्लॉक्ड एट टिश्यूज ट्रेबिकुलर मैशवर्क, ड्रेनेज पॉइंट ट्रेबिकुलर मैशवर्क इज क्लोज्ड दैट नॉट अलाउ, वो इजाजत ही नहीं देते हैं कि एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा इज कॉल्ड एक्यूट ग्लूकोमा, ये इसका सेकंड नेम है, एक्यूट ग्लूकोमा। इसमें कुछ ट्यूब्स वगैरह इंसर्ट कर दी जाती हैं, वो ट्रीटमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ट्रीटमेंट ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो ये आया था हमारा आज का टॉपिक, हमने 3 डिसऑर्डर को कवर किया, 3 आई डिजीज को कवर किया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा एंड एल्बिनिज्म। ओवर टू मिस तैयबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च के अंदर हम मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस में 4 टाइप्स को हमने कवर किया। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड और अप्रोच में फर्दर कुछ टाइप्स थी, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, और हमने उनकी सब टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। इससे पहले एक पॉइंट है कि जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च में जिन इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करेंगे, रिसर्चर चाहे इंटरव्यू कंडक्ट करे सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन में या सर्वे मेथड के थ्रू इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, तो जिन इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, उन इंडिविजुअल्स को को रिसर्चर कहा जाता है। को रिसर्चर, ये रिसर्च के अंदर टर्म्स हैं 2,
और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जिन इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट किया जाता है उनको कहते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिसर्च या फिर पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टडीज। तो इसके बाद हम पहले देखते हैं कि रिसर्च पॉपुलेशन क्या होती है। एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज सेलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक स्टडी, ठीक है, यानी वो इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है और किसी भी स्पेसिफिक स्टडीज के लिए उनको चूज किया जाता है जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो वो क्या है, रिसर्च पॉपुलेशन है। और उसमें से टारगेटेड पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो कि रिसर्चर के लिए एक्सेसिबल है। देन सैंपल क्या है, सिलेक्टेड पोर्शन या सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एक्सेसिबल पॉपुलेशन, यानी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से भी जो हमने अपना सैंपल सेलेक्ट किया है वो सैंपल कहलाएगा, ठीक है, उसका जो भी पोर्शन है। अब रिसर्च पॉपुलेशन की एग्जांपल है कि हमने सपोज डेटा कलेक्ट करना है सेकेंडरी लेवल के जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनसे, तो पंजाब के अंदर वो तमाम हमारे रिसर्च पॉपुलेशन में होंगे, कंसिडर किए जाएंगे। और उसमें से जो हम किसी फर्दर स्कूल का, किसी सेंटर का या किसी डिस्ट्रिक्ट का हम देखते हैं कि उसकी पॉपुलेशन में हमने डेटा कलेक्ट करना है उनसे, तो उनको हम कहेंगे कि एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, जो भी रिसर्चर के लिए कन्वीनियंट है, एक्सेसिबल है, जिनसे रिसर्चर अपनी ईज और अपनी कंफर्ट में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है। सैम्पलिंग इन रिसर्च, sampling refers to the process of selecting a subset of individuals or items from a larger population to collect data and draw conclusions about that specific population, ठीक है। रिसर्च के अंदर क्या है कि जो हमारी सैम्पलिंग है एक इंडिविजुअल्स या आइटम्स का सबसेट है जिसको हमने डेटा कलेक्शन के लिए चूज करना होता है, और उसके अंदर फिर उसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन से हम डेटा कलेक्ट करके उसमें फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। और सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या है, वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी सैम्पलिंग या फिर अपना जो उसके लिए सैंपल चूज करते हैं, वो मेथड है जिसके थ्रू हम उन आइटम्स को या उन इंडिविजुअल्स को चूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। सैम्पलिंग की वेरियस टेक्निक्स हैं जिनमें मेजर 2 क्लासिफिकेशन है, probability sampling techniques and non probability sampling techniques। तो जो probability sampling techniques हैं वो क्या है कि ऐसी टेक्निक्स जिनमें हर एक पार्टिसिपेंट को या हर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन को इक्वली चांस होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सैंपल का पार्ट बन सके, एज अ सैंपल वो सेलेक्ट हो सके, ठीक है। इसकी फर्दर टाइप्स हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और मल्टी स्केल या फिर डबल सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जिसमें किसी भी मेंबर को इक्वली चांस नहीं होता, उनके पास इक्वल राइट्स नहीं होते, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती टू बी सेलेक्टेड एज अ सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। इसकी हमने 5 टाइप्स को डिस्कस किया है। सबसे पहली है रैंडम सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जिसमें हर एक मेंबर को उसका पार्ट बनने की एक एज अ सैंपल सेलेक्ट होने की अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें क्या होगा कि रैंडमली अपनी पॉपुलेशन के अंदर से हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको हम लॉटरी सैम्पलिंग भी कहते हैं। सपोज कमेटी या फिर जब भी कुरंदाजी होती है या जब हम शॉप से पहले लॉटरी लेते थे तो उसमें क्या होता था, कुछ स्लिप्स हम लोग लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स की या अपनी जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके हम नेम्स की एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें से फर्दर अपनी चिट उठा लेते हैं। तो इसकी भी यही एग्जांपल है। सपोज हमारे पास 50 या 60 का सैंपल लेना है, तो हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें से वो जो हर एक पे नाम लिख के और उसमें से अपनी मर्जी का सैंपल चूज कर लेंगे, ठीक है। यानी ये नहीं कहेंगे कि नॉन या अननोन, मतलब किसी भी इसमें इंटरेस्ट का दखल अमल नहीं है, बल्कि जो भी रिसर्चर है वो रैंडमली सेलेक्ट करेगा अपना सैंपल। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर एक सिस्टम डेवलप करेगा रिसर्चर या फिर एक क्राइटेरिया कह लें कि सपोज उसने
सैंपल लेना है फ्रॉम 100 ऑफ 500, ठीक है। 500 में से उसने अगर सैंपल लेना है 100 का, तो वो 500 को 100 पे डिवाइड करेगा और उसमें से ईच ऑफ 10th या ईच ऑफ 5th मेंबर वो चूज करेगा एज अ सैंपल, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि वो ये नहीं करेगा कि शुरू में से 1 2 जो भी चूज कर ले, मतलब शुरू 1 से नहीं स्टार्ट करेगा, वो दरमियान में से किसी भी पॉइंट से या कहीं से भी वो नंबर सेलेक्ट कर सकता है। सपोज उसने चूज किया है 8, ठीक है, स्टार्टिंग 8 से लेके हमें 8वां मेंबर उसने चूज कर लिया। अब वो उसी के मुताबिक हर 10वां मेंबर जो है वो सैंपल सेलेक्ट करेगा, जैसे 8 18 28 38 48। तो इस तरह से वो अपना सैंपल सेलेक्ट करेगा। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अपने वो लिस्ट बना लेगा लैपटॉप के अंदर से, उसमें से अपनी वो मतलूबा मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकता है। देन आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसको क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्लस्टर मींस ग्रुप, ठीक है, उसके ग्रुप्स बना देते हैं और फिर उन ग्रुप्स में से फिर हम उनमें से सम ऑफ क्लस्टर्स सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है क्लस्टर सैम्पलिंग। सपोज हमारे पास स्पेशल एजुकेशन के अंदर 171 सेंटर्स या स्कूल्स मौजूद हैं। हमने उनमें से 15-20 सेंटर्स का के जो मेंबर्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका हमने डेटा कलेक्ट करना है। तो वो उसमें से हम 10 या 15 चूज कर लिए और उनमें से फिर हम रैंडमली अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। 10 कर लिए, 15 कर लिए, जितने भी हमने सेंटर्स के लिए। हम इसमें इंडिविजुअल्स को नहीं देखते। पहले क्या था, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में या फिर रैंडम सैम्पलिंग में हम इंडिविजुअल्स को देख रहे थे। इसमें हम ग्रुप्स पे फोकस करते हैं रादर देन इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड मींस, स्ट्रेटा मींस सब ग्रुप। पहले देखिए हमने पढ़ा था ग्रुप। ग्रुप क्या है? क्लस्टर। तो अब क्लस्टर के अंदर यानी उस ग्रुप के अंदर से भी जो सब ग्रुप्स हैं उनमें से अब हमने रैंडमली डेटा को रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे हमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स चाहिए जो कि मैथ ब्रेल टीचिंग कर रहे हैं। तो हमने वो उनका जो रेडीनेस लेवल है चेक करना है, दोज हु आर टीचिंग मैथ ब्रेल। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स हैं सारे के सारे वीआई टीचर्स आ जाएंगे। इसमें से एक स्कूल है। स्कूल एक क्या है कि क्लस्टर है, एक ग्रुप है, और उसके अंदर सब ग्रुप्स कौन से होंगे? मैंने पीछे थोड़ा सा गलत बोल दिया। हम इसमें चूंकि स्ट्रेटिफाइड कह रहे हैं सब ग्रुप को, तो हमने ग्रुप का डेटा लेना है ना। हमारे पास एक लार्जर ग्रुप कौन सा हो गया? स्कूल। किसी भी स्कूल के हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है या सेंटर है। अब उसमें फर्दर हमारे पास सब ग्रुप्स आ जाते हैं, SSCTs, JSCTs, ठीक है। तो जो SSCTs या JSCTs हैं, ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर्स हैं, ब्रेल टीचर्स हैं, वो हमारे पास सब ग्रुप्स आ गए। और हम इन सब ग्रुप्स में से अब रैंडमली डेटा या सैंपल अपना लेंगे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और रेशो हम उसी रेशो के मुताबिक अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे सैंपल की रिक्वायरमेंट है। यानी हमने अपने जो हमारा सैंपल है ग्रुप्स के अंदर से स्पेशल एजुकेशन टीचर्स का, उसमें से जैसे हम कहें कि स्पेशल एजुकेशन के एक SSCTs का एक ग्रुप हो गया, एक JSCTs का हो गया और एक हमारे पास ब्रेल टीचर्स का हो गया। तो ये सब ग्रुप्स हैं 3 फर्दर, और इनमें से हम रैंडमली डेटा सेलेक्ट करेंगे उसी तनासुब से जैसे कि हम रैंडम सैम्पलिंग पहले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड कहते हैं मर्दमशुमारी को। इस टेक्निक को हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बहुत थोड़े मेंबर्स हों, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें हम तमाम ही जो पॉपुलेशन है उसको एज अ सैंपल ले लेते हैं। तो सेंसस मेथड के थ्रू फिर हम अपना रैंडमली अपना सैंपल चूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी स्केल या डबल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि डबल स्टेज पे 2 स्टेजेस पे सैम्पलिंग होती है, रैंडम सैम्पलिंग। पहले क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पंजाब के अंदर स्पेशल एजुकेशन के कुछ डिविजन्स हैं, 9 डिविजन्स हैं, उसमें फिर फर्दर 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स में से पहले हम अपने क्या करेंगे, पहले डिवीजन में से डिस्ट्रिक्ट्स को चूज करेंगे। ये एक सैम्पलिंग हो गई, यानी हमने अजला में से चूज करना है कि हमने किस जिला से अपना सैंपल लेना है।
फिर उन फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से हमारी जो हमारा सैंपल है या पॉपुलेशन है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने उनको चूज करना है। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस भी हमने ग्रुप्स, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने डेटा लेना है, फिर हम उनको चूज करेंगे। तो ये क्या होगी? डबल सैम्पलिंग। यानी पहले हमने उन डिविजन्स में से पहले डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया, देन हमारे पास जो टीचर्स या स्टूडेंट्स जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है उनको चूज किया, तो डबल सैम्पलिंग कहलाएगी ये। नेक्स्ट आ जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हमने कहा था कि वो टेक्निक्स हैं जिसके अंदर किसी भी मेंबर को इक्वली राइट नहीं होता, इक्वली अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो एज अ सैंपल सेलेक्ट हो सके। तो इसकी फर्दर टाइप्स है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि रिसर्चर को जो अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक या अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो भी मेंबर्स अवेलेबल हैं, जो पार्टिसिपेंट्स उनको अवेलेबल हैं, वो उनसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। सपोज वो किसी इंस्टीट्यूट का उन्होंने विजिट किया और उन्होंने वहाँ से अपने मतलूबा जो टारगेट है उससे डेटा कलेक्ट कर लिया, और फिर उसको अपने इर्द गिर्द किसी रेफरेंस से या अपने जो भी गली मोहल्ला या फिर अपने फैमिलीज में से या फिर फ्रेंड्स में से कहीं से भी कॉन्टेंट्स में अपने उनके कॉन्टेक्ट्स में से उनको मजीद अपनी पॉपुलेशन मिल गई, अपना सैंपल मिल गया, तो वो उससे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है कि रिसर्चर की कन्वीनियंस है, उनकी अवेलेबिलिटी है, ईज ऑफ एक्सेस रिसर्चर की। तो उन्होंने जहां से भी उन्हें अपना सैंपल मिला उन्होंने उससे डेटा कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग और जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ये जरा सिमिलर टू है, लेकिन इनको हमने मिक्सअप नहीं करना। स्ट्रेटिफाइड हमने कहा था कि सब ग्रुप को कहते हैं, यानी हमने ग्रुप्स के अंदर से भी सब ग्रुप्स अपने लिए था, उसमें से अपना सैंपल सेलेक्ट किया था। अब ये जो कोटा सैम्पलिंग है ये भी सिमिलर टू है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, उनके अपना कोटा यानी बना लेना है। जैसे कि हमने स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की एग्जांपल ली थी, उनमें कुछ वीआई के टीचर्स हैं, कुछ हमारे पास इंटेलेक्चुअली जो डेवलपमेंटल डिलेज के साथ हैं उनके टीचर्स, फिर पीडी के टीचर्स, एचआई टीचर्स। ये हमारे पास क्या हो गए, 4 फील्ड्स हो गई ना स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के अंदर। तो अब हमने वीआई का जितना हमें फॉर एग्जांपल 100 का हमने सैंपल लेना है, तो उसमें से 30% ये अवेलेबल है, ठीक है। तो अब 30% हमने वीआई का ले लिया, 20% हमें एचआई के जो टीचर्स है वो अवेलेबल हैं, हमने उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो भी अब पीडी के या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टीचर्स हैं उनसे जितने वो अवेलेबल हैं, 10% है, 15 है, 20% है, 30%, तो हमने उनसे उनकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक ले लिया डेटा। तो ये क्या है कि हमने उनकी एक परसेंटेज निकाल ली, एक प्रोपोर्शन अपना निकाल लिया, लेकिन हमने अपने सैंपल के अकॉर्डिंग ही उनको चूज करना है। यानी हमने 100 का सैंपल लेना है, सपोज 30% हमने एचआई के टीचर्स ले लिए, 20% हमने वीआई के ले लिए। अब बाकी जो मानदा 50% है उसमें से जितने हमारे पास आईडीडी वाले अवेलेबल होंगे उनसे ले लेंगे, और जितने हमें पीडी के टीचर्स अवेलेबल होंगे उतना उससे ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 25% दोनों के अवेलेबल हैं, तो दोनों के हमने ले लिए, या फिर उनमें से भी कोई 30% है, कोई 20% है, तो उनसे हमने डेटा ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो मैथ्स ब्रेल पढ़ा रहे हैं जो टीचर्स, अगर हमने उनसे डेटा कलेक्ट करना है तो हम बाकी वीआई के टीचर्स को या बाकी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ हमारे पर्पस की बेस पे हम उनको जज करेंगे और उन्हीं को अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी नीड है। जैसे भी मैंने कहा कि हमने मैथ्स ब्रेल टीचर्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट करना है, तो फिर हमारा पर्पस क्या है, हमने ब्रेल टीचर्स की या मैथ्स ब्रेल टीचर्स की हमने रेडीनेस लेवल चेक करना है, उनको हमने एक्सप्लोर करना है, तो हम इस हवाले से जजमेंटल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्नोबॉल या फिर चेन सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को ही चेन सैम्पलिंग कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब किसी डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उनसे हमने फिर क्या करना है कि जो भी किसी डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है उसकी फैमिली से कंसल्ट करेगा रिसर्चर और उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया। अब उस फैमिली से मजीद हम
कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी अवेलेबल है, सपोज कोई ADHD से अफेक्टेड है बच्चा, तो उनके पेरेंट्स उन किसी और को रेफर कर देंगे, मतलब उनका डेटा दे देंगे कि इतने लोग हैं, उन्होंने 2 या 3 लोगों के बारे में बता दिया, रिसर्चर ने उससे डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर आगे जिनसे डेटा वो रिसर्चर कलेक्ट करेगा उनसे फर्दर वो पूछ लेंगे कि मजीद ऐसे बच्चे जो कि ADHD से अफेक्टेड हैं उनके बारे में अगर उन्हें पता है तो वो उनसे भी डेटा ले लेंगे। तो इस तरह करके वो भी 3, 4 या 5 लोगों के बारे में बता देंगे, तो एक चेन चलती जाएगी, ठीक है, क्रिएटिंग अ चेन ऑफ अ रेफरल्स। तो इसमें इसलिए इसको कहते हैं स्नोबॉल या फिर चेन सैम्पलिंग। ये थी हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मल्टी स्केल सैम्पलिंग जो कि हमने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर, उसमें क्या था कि हम एक लार्जर पॉपुलेशन से चुके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है कि हम उससे रैंडमली डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको पहले अपनी पंजाब में से डिविजन्स के अंदर से डिस्ट्रिक्ट्स चूज कर लिए कि हमने कौन से इजला में से अपना सैंपल सिलेक्ट करना है। देन हमने अपनी जो भी पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, फर्दर उनसे डेटा कलेक्ट किया। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन है यू कैन फ्रीली आस्क। थैंक यू। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।